आज हम क्लास 10th का 4th चैप्टर कार्बन एवं उसके यौगिक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स उसको डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं उन सबको सॉल्व करेंगे और रिवाइज करेंगे। तो कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6 और जो एटॉमिक मास होता है वो है 12। मतलब परमाणु क्रमांक इसका 6 है और परमाणु भार इसका 12 है। कार्बन के सबसे ज़्यादा यौगिक बनते हैं जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी तत्व हमारे पास पाए जाते हैं 118 एलिमेंट्स हैं। उन सब में कार्बन एक बहुत ही यूनिक एलिमेंट है, बहुत ही अनोखा तत्व है ये, क्योंकि इसके जो यौगिक होते हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर्स में होते हैं और हमारे चारों तरफ इसके यौगिक्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारी बॉडी की बात करें, डीएनए आरएनए उसमें कार्बन होता है। हम लकड़ी का कोई भी सामान यूज़ करते हैं, जो लकड़ी है उसमें कार्बन होता है। पेन पेंसिल सब में कार्बन है। पेंसिल में आपको पता है जिससे आप जिस पार्ट से आप लिखते हो वो ग्रेफाइट का होता है, ग्रेफाइट खुद एक कार्बन है। ठीक है, जितने भी हम पॉलीमर्स यूज़ करते हैं, प्लास्टिक रबर सब में कार्बन है। तो इसीलिए इस चैप्टर को अलग से ही पढ़ा जाता है। कार्बन के यौगिक को हम अलग से ही डिस्कस करते हैं। अब हमारे लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है, कहाँ कहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, हम सिर्फ उनकी ही बात करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप देखो जहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो है कि कार्बन जो बॉन्ड बनाता है, कार्बन जो आबंध बनाता है, जो बॉन्ड बनाता है वो कैसा बनाता है। अब हमें पता है कि 10th क्लास का जो 3rd चैप्टर है उसमें आबंध हमने पढ़े हैं, जो दो परमाणु या दो आयन को आपस में किसी यौगिक में जोड़ कर रखते हैं उनको हम आबंध कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका आयनिक, ठीक है, एक होता है आपका आयनिक और दूसरा होता है कोवैलेंट, जिसे हम सहसंयोजी आबंध कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि कार्बन इसमें से कौन सा आबंध बनाएगा। आबंध तो हमने बात कर लिया कि दो प्रकार के होते हैं, आयनिक और कोवैलेंट। कार्बन इसमें से ये वाला बनाता है, सहसंयोजी आबंध। अब क्यों बनाता है ये, आयनिक क्यों नहीं बनाता, ये भी समझते हैं। जितने भी तत्व होते हैं वो अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहते हैं, इसे हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल या अष्टक नियम, ठीक है। और ऑक्टेट रूल, अष्टक नियम, ये नोबल गैसेस जो होती हैं जिससे हम, आप यहाँ पे देखो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ। ये कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि परमाणु क्रमांक इसका कितना है, 6 है। तो पहले कोश में 2, दूसरे में 4। अब बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है और इसको स्थायी होने के लिए, स्टेबल होने के लिए, ठीक है, स्टेबल का मतलब जैसे उत्कृष्ट गैसेस होती हैं, नोबल गैसेस होती हैं, जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जीनॉन है, ये सब उत्कृष्ट गैसेस होती हैं। हीलियम को छोड़कर, हीलियम के बाहरी कोश में 2 पूरे होते हैं, बाकी जितने भी ये गैसेस हैं सबके बाहरी कोश में बाहर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। हर एक तत्व इनके जैसा ही बनना चाहता है, किसके, नोबल गैसेस की तरह, जिनको हम क्या कहते हैं, उत्कृष्ट गैसेस। तो कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है तथा उत्कृष्ट गैस विन्यास, मतलब उत्कृष्ट गैस के जैसे होने के लिए, विन्यास का मतलब बाहरी कोश में, या जो इलेक्ट्रॉन्स को हम इस तरीके से लिखते हैं 2 4, या किसी के पास मान लीजिए 11 इलेक्ट्रॉन है, जैसे सोडियम है तो 2 8 1 लिखोगे आप। पहले के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8, एक एम में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को लिखना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। और हर एक तत्व चाहता है कि उसके बाहरी कोश में भी कितने पूरे हो जाए, 8, ठीक है। जैसे है सोडियम के 1, अब इसे 8 पूरे करने हैं तो ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल कर
इसका बाहरी कोश ये बन जाता है। अब इसे 7 तो कोई देने वाला है नहीं, बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, कोई भी किसी को ज़्यादा से ज़्यादा 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसे चाहिए 7, सोडियम की बात मैं समझा रहा हूँ आपको। तो जब इसे कोई 7 नहीं देगा तो ये अपना ही 1 निकाल देगा, जिससे कि अब इसका जो बाहरी कोश है वो L माना जाएगा, उसमें 8 पूरे हो गए, बन गया किसकी तरह, उत्कृष्ट गैस की तरह। ये तो चलिए सोडियम की बात होगी। अगर मैं आपको क्लोरीन का समझाता हूँ, एक और एग्जांपल समझा देता हूँ, फिर कार्बन पे वापस आएंगे। जैसे क्लोरीन का मुझे पता है कि क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 17 होता है, 17। ठीक है, और परमाणु भार होता है इसका 35। तो अब इसके बाहरी कोश में कितने हैं, 2 8 1, सॉरी 2 8 7। तो आप देखो कि इसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, KLM। तो इसको उत्कृष्ट गैस जैसा बनने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो इसे मिल जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। इसे अपने 7 इलेक्ट्रॉन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हो गई क्लोरीन और सोडियम की बात। अब जरा हम कार्बन की बात करते हैं कि कार्बन के साथ में क्या होगा। तो आप देखो, कार्बन का परमाणु क्रमांक हमने कहा 6 है, तो बाहरी कोश में कितने हैं, 4। अब अगर बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसे तो 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ना। और मैंने अभी बताया आपको कि मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी तत्व किसी को, या कोई भी तत्व किसी से 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। कितने ले सकता है, 3, 4 ले ही नहीं सकता। ठीक है, तो इन्होंने इसे अलग तरीके से लिख रखा बुक में कि देखिए, कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उत्कृष्ट गैस प्राप्त करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने या खोने की आवश्यकता होती है, या तो 4 निकाल देइए या 4 इसे मिल जाएं। यदि इन्हें इलेक्ट्रॉन को प्राप्त या खोना है, अब मान लीजिए इसे 4 इलेक्ट्रॉन मिल गए, जो कि मिलने वाले नहीं है, फिर भी एक पॉसिबिलिटी मान लेते हैं, तो इस पे 4 माइनस का चार्ज आएगा। अगर ये अपने 4 निकाल देगा तो C पे प्लस का 4 चार्ज आएगा। ठीक है, तो होता क्या है, क्यों नहीं ये 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए उसको पकड़ के कौन रखेगा, इसका जो न्यूक्लियस है, इसका जो नाभिक है, उसके पास तो सिर्फ 6 ही प्रोटॉन है ना। तो 6 प्रोटॉन के लिए एक्स्ट्रा 4 और इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखना बहुत मुश्किल होता है। देखिए लिखा है ना, ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा, C माइनस ऋणायन बना सकता है, लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 तो इलेक्ट्रॉन पहले से ही थे, 4 और अगर आ जाएं तो 10 इलेक्ट्रॉन को धारण करना, या इस तरीके से समझ लीजिए पकड़ के रखना मुश्किल होता है। ऐसे ही दूसरा पॉइंट, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन खो देगा तो C पे प्लस का 4 चार्ज आएगा। ठीक है, और उसको करने के लिए भी ऊर्जा बहुत चाहिए, मतलब इसके 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, हर एक तत्व के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसको बहुत ज़्यादा ऊर्जा चाहिए होती है, अगर इसे 4 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इतनी ऊर्जा मिल नहीं पाती है। तो कुल मिला के ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन निकाल पाता है, और ना 4 इलेक्ट्रॉन इससे किसी से मिल पाते हैं। तो अगर ये ना तो प्लस चार्ज आ रहा है इस पे और ना माइनस चार्ज, तो आयन तो ये बना ही नहीं पा रहा है ना। और जब ये आयन नहीं बनाएगा तो आयनिक बंध भी ये नहीं बना सकता। तो आप एग्जाम में अगर लिख कर आता है कि आयनिक बंध ही क्यों नहीं बना सकता कार्बन, तो आप ये 2 पॉइंट्स बता दोगे कि आयनिक बंध बनाने के लिए इसे आयन बनाना होगा, और C+4 आयन और C-4 आयन दोनों में से कोई सा भी नहीं बन सकता, दोनों का बनना अत्यंत कठिन है। इसी वजह से इसी वजह से जो कार्बन है ये कैसा बॉन्ड बनाता है, ये सहसंयोजी आबंध बनाएगा। तो ये कैसा बॉन्ड बनाएगा, सहसंयोजी आबंध। और ये बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कंफर्म है कि सहसंयोजी आबंध क्या होता है। तो दो परमाणु के बीच में, दो परमाणु के बीच में दो इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से, साझेदारी का मतलब साझेदारी से जो आबंध बनता है उसे हम क्या कहते हैं, सहसंयोजी आबंध कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन का। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से हम संरचना बना के दिखाते हैं जिसे लीविस संरचना भी कहते हैं। तो हाइड्रोजन के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो दिखा दिया आपने। क्लोरीन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। हाइड्रोजन को सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं तो इसका ये 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के 1 इलेक्ट्रॉन से साझेदारी कर लेगा।
अब ये जो आपको इसमें बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, ये क्लोरीन के भी माने जाएंगे और हाइड्रोजन के भी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो गई। अब इससे ये जो बॉन्ड बना है H और Cl के बीच में, ये जो बॉन्ड है, ये कैसा बॉन्ड है? कोवैलेंट या सहसंयोजी। ठीक है। कार्बन के साथ भी यही है। कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। तो ये भी 4 हाइड्रोजन से जुड़ेगा। ये हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। और देखिए, 1 बॉन्ड बन गया, 2 बॉन्ड बन गया, 3 बॉन्ड बन गया, 4 बॉन्ड बन गया। इस तरीके से कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। ठीक है। और हाइड्रोजन के भी 2-2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। और तब निर्माण होता है किसका? CH4, जिसे हम आगे चल के पढ़ेंगे मीथेन। ठीक। तो हमें समझ में आ गया कि कार्बन जो है ये आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि इसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके पास भी एक ही तरीका बना साझेदारी का, और इसीलिए कार्बन जो है ये सहसंयोजी आबंध बनाता है। ठीक है। इतनी बात करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, इसे आप जरूर कर लोगे। जैसे ऑक्सीजन का दे रखा है, नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का। नाइट्रोजन का भी मैं समझा देता हूँ आपको। 2 नाइट्रोजन के बीच में, या नाइट्रोजन का जो अणु है ये बनता कैसे है? 2 नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। तो पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 5। तो आप ये 5 इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश वाले यहाँ पे दिखा दो। 1 2 3 4 5। एक और चीज़, 5 इलेक्ट्रॉन दिखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि इसे 3 इलेक्ट्रॉन्स की और आवश्यकता है। ठीक है। तो 3 ही बॉन्ड बनाएगा। 8 इलेक्ट्रॉन तो बाहरी कोश में तभी होंगे ना। तो दूसरे नाइट्रोजन का भी ऐसे दिखा दो। एक बार साझेदारी हो गई, 2 बार हो गई, 3 बार हो गई। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में तो एक ही बॉन्ड से काम चल गया था। ऑक्सीजन का देख लो आप। ऑक्सीजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। तो 2 6। तो इस इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दो। अब इनकी साझेदारी होगी, कितनी बार साझेदारी होगी? 6 इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ही और चाहिए ना अष्टक पूरा करने के लिए। तो एक इसके साथ साझेदारी हो गई और एक इसके साथ। तो इस तरीके से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ठीक है। ये एग्जाम्पल्स आप जरूर कर लेना। अब हम आगे बात करते हैं कार्बन के अपर रूप। ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपर रूप क्या होते हैं? इससे आप थोड़ा सा याद कर लेना। अपर रूप मतलब जब कोई भी तत्व एक से अधिक भौतिक संरचना में पाया जाता है। जैसे कार्बन ही, जो हमारा जो हीरा होता है वो भी कार्बन से बना होता है, जो कोयला है वो भी कार्बन है, जो ग्रेफाइट या पेंसिल में जो लिखने वाला पार्ट होता है वो भी कार्बन है। तो ये सब कार्बन के अपर रूप कहलाते हैं। ऐसे ही एक और नया अपर रूप ढूंढा गया है अभी कुछ 20-25 सालों में, उसे कहते हैं C60। ठीक है। कार्बन 60, बकमिंस्टर फुलरी नाम है इसका। तो टोटल हमारे पास कार्बन के 4 अपर रूप हैं: डायमंड, हीरा, ग्रेफाइट, ठीक है, कोयला, और ये आपका बकमिंस्टर फुलरीन। कोयला आप मत ही याद रखना, क्योंकि ये ज़्यादा ऐसे पूछा नहीं जाता है। तो आपको 3 याद जो रखने हैं कार्बन के अपर रूप। तो पहले डेफिनेशन की हम बात कर लेते हैं। प्रकृति में कार्बन तथा अनेक और भी एलिमेंट्स हैं। तो कार्बन तत्व अनेक, हम कार्बन की बात करें कि कार्बन का जो तत्व है, जो कार्बन है, ये अनेक विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विविध रूप में पाया जाता है। मतलब नेचर के अंदर, प्रकृति के अंदर ये अलग अलग रूपों में पाया जाता है, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण अलग होते हैं। इतना लिख दिया। हीरा, ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन परमाणु से बने होते हैं। ठीक है। और कार्बन परमाणुओं के परस्पर आबंधन के तरीके के आधार पर ही इनमें अंतर होता है। जैसे हीरा बहुत ही हार्ड होता है, क्योंकि उसमें एक कार्बन से 4 कार्बन जुड़े होते हैं। और इसमें ग्रेफाइट में एक कार्बन से सिर्फ 3 जुड़े होते हैं। तो थोड़ी थोड़ी संरचना दोनों की अलग होती है। बकमिंस्टर फुलरीन फुटबॉल के जैसा होता है। तो आपको याद रखना है कि कार्बन के 3 अपर रूप। पहले तो अपर रूप को आप परिभाषित करोगे कि कार्बन, प्रकृति में कार्बन तत्व अनेक विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विविध रूप में पाया जाता है। उन्हें हम कार्बन का अपर रूप कहते हैं। हीरा, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरीन 3 इसके उदाहरण हैं। ये जरूर याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। फिर कार्बन की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कि कार्बन जो होता है, एक तो
कार्बन का अपर रूप जरूर आएगा एग्जाम में, अपर रूप। इसे इंग्लिश में कहते हैं एलोट्रॉप्स, और इस प्रॉपर्टी को एलोट्रॉपी। तो कार्बन के एलोट्रॉप्स या अपर रूप कौन कौन से हो गए? डायमंड, ग्रेफाइट, और तीसरा बकमिंस्टर फुलरेन, या आप C60 याद रखो, ठीक है? नहीं, पूरा ही याद रख लेना, बकमिंस्टर फुलरेन। ये साइंटिस्ट का ही नाम है, बकमिंस्टर फुलरेन। नेक्स्ट बात करते हैं कि कार्बन को हम टेट्रावैलेंट कहते हैं। टेट्रावैलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी, जिसकी संयोजकता कितनी होती है? 4, ठीक है? और कार्बन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है एक, मतलब पहले तो अपर रूप वाली बात कर ली हमने कि कार्बन के अपर रूप पाए जाते हैं। कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है? सहसंयोजी, सहसंयोजी आबंध बनाता है। तीसरा, इसके पास में एक प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन की। कैटिनेशन का मतलब होता है कार्बन का एक परमाणु दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा, पांचवे से जुड़ते चले जाते हैं और बहुत बड़ी एक श्रृंखला बन जाती है। इंग्लिश में इस कैटिनेशन को बच्चे कहते हैं श्रृंखलन। क्या कहते हैं? श्रृंखलन। श्रृंखलन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जरूर आएगा। और कार्बन की ये जो प्रॉपर्टी है ना श्रृंखलन, इसकी वजह से ही कार्बन के इतने सारे यौगिक पाए जाते हैं। इतने यौगिक किसी के भी नहीं पाए जाते जितने कार्बन के पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास ही ये वाली प्रॉपर्टी है श्रृंखलन की। और श्रृंखलन होता है क्या है? कार्बन का एक अणु दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से जुड़ते चले जाते हैं। इसके बाद ये जो प्रॉपर्टी है ना, लाखों एटम्स जुड़ सकते हैं, लाखों करोड़ों। उसके बाद ये प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत सल्फर के पास है। सल्फर के भी 8 परमाणु जुड़ जाते हैं। कितने? 8। लेकिन देखो, आप सल्फर के सिर्फ 8 जुड़ रहे हैं, इसके मैं कह रहा हूँ लाखों जुड़ रहे हैं। तो कितनी ज़्यादा बड़ी प्रॉपर्टी है सिर्फ किसकी? कार्बन की। तो श्रृंखलन वाली जो प्रॉपर्टी है सिर्फ कार्बन के पास पाई जाती है, बाकी तत्वों के पास बहुत कम मात्रा में। उसके बाद कार्बन के जो यौगिक होते हैं, अब हमें यहाँ से समझना है डिटेल में कि कार्बन के जो यौगिक होते हैं हाइड्रोजन के साथ, हमें कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक की ही ज़्यादा बात करनी है, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कार्बनिक रसायन। तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक की ही हम बात करते हैं। कार्बन के जो हाइड्रोजन के साथ जो यौगिक होते हैं उनको हम बोलते हैं बच्चे हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। मतलब हाइड्रोजन होगा और कार्बन, ये दोनों तो कंफर्म होंगे ही होंगे। इसके अलावा और भी तत्व हो सकते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। ये हो सकते हैं या होते हैं, लेकिन ये दोनों कंफर्म होते हैं। कौन? हाइड्रोजन या कार्बन। इनके बिना भी हाइड्रोकार्बन बन सकता है, ठीक है? लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के बिना कभी कोई हाइड्रोकार्बन नहीं होगा, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। अब हम इनकी जो बात कर रहे हैं, जो हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं। या आप ये कह सकते हो कि कार्बन के जो यौगिक होते हैं हाइड्रोकार्बन, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं संतृप्त और एक होते हैं असंतृप्त। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। देखो, कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? हमेशा 4, क्योंकि उसके बाहरी कोश में 4 ही इलेक्ट्रॉन है। तो अगर कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं और 4 अलग अलग परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, मतलब अलग अलग या एक जैसे, मतलब 4 परमाणु कार्बन के साथ जुड़े हों, तो वो सैचुरेटेड है। लेकिन अनसैचुरेटेड में क्या होगा? जैसे कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड बन गया, ए ए, इधर ए ए। अब कार्बन ने बॉन्ड तो 4 बना रखे हैं, इस कार्बन को देखो आप, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड। लेकिन ये जुड़ा कितने परमाणु से है? ये कार्बन एक, दो और तीन, इससे भी जुड़ा है ना। तो जुड़ना था इसे टोटल 4 परमाणु से, लेकिन जुड़ा कितने से? सिर्फ 3 से, ठीक है ना। तो ये असंतृप्त है। या फिर आप ऐसे भी याद रखोगे कि कार्बन ने अगर हर जगह सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं, कैसे बॉन्ड? सिंगल, ये एक, दो, तीन, तो ये संतृप्त है। और कार्बन ने अगर कहीं पर भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं रिवाइज करवाऊंगा संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, डिटेल में पढ़ेंगे।
अभी तक आप अच्छे से रिवाइज कर लो। कार्बन का परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, ठीक है, बॉन्ड कैसे बनाता है, आबंध कैसे बनाता है, सहसंयोजी, फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन, इनके बीच के बॉन्ड बनाकर देख लो आप। अपर रूप क्या होते हैं कार्बन के, ठीक है, तीन जो हमारे पास हैं उनको लिख लिख के देख लो, ठीक है। डायमंड है, ग्राफाइट है, बकमिंस्टर फुलरेन है। फिर ये आयनिक कार्बन क्यों नहीं बना सकता है, उसका रीज़न कि C+4 और C-4 ये बन ही नहीं सकते। और फिर हमें लास्ट में कैटिनेशन के बारे में आप डेफिनेशन सही से लिख के याद कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिवाइज करेंगे संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन।